हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर, शेड्यूल्स। इसके संदर्भ में पहले आपको एक कहानी बताते हैं। कहानी यह है कि एक दिन संघ और राज्यों ने आपस में बैठकर प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते निर्धारित करते हुए उन्हें शपथ दिलाई और राज्यसभा के सदस्यों के माध्यम से SC/ST वर्ग को ATM वितरित करते हुए अपनी अपनी शक्तियों का विभाजन करके उन्हें अपनी अपनी भाषाओं में लेखबद्ध कर लिया, ताकि उन्हें किसी न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके। लेकिन इससे नाराज होकर के कई नेताओं ने अपना दल बदल कर लिया और दल बदल करके कुछ नेताओं ने पंचायतों के चुनाव लड़कर तो कुछ नेताओं ने नगरीय निकायों के चुनाव लड़कर के अपनी राजनीति को बनाए रखा। यहाँ पर हमने इस कहानी में देखा कि संघ एवं राज्य क्षेत्र है ना, संघ एवं राज्य है ना, दूसरा प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा, पांचवा SC/ST, छठवा ATM, सातवां शक्तियों का विभाजन, आठवां भाषाएं, नौवां कोई न्यायालय में चुनौती ना दे सके, 10वां दल बदल, 11वां पंचायतें, 12वां नगरीय निकाय। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में 12 की 12 अनुसूचियां उसी क्रम में दी गई हैं जिस क्रम में वो हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इसमें हमने देखा एक दिन संघ और राज्यों ने आपस में बैठकर प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते निर्धारित करते हुए उन्हें शपथ दिलाई और राज्यसभा के सदस्यों के माध्यम से SC/ST वर्ग को ATM वितरित करते हुए अपनी अपनी शक्तियों का विभाजन करके उन्हें अपनी अपनी भाषाओं में लेखबद्ध कर लिया, ताकि उन्हें कोई न्यायालय में चुनौती ना दे सके। इससे नाराज होकर के कई नेताओं ने दल बदल करके पंचायतों के चुनाव लड़ करके तो कुछ ने नगरीय निकायों के चुनाव लड़ करके अपने अस्तित्व को बनाए रखा, अपनी राजनीति को बनाए रखा। चलिए देखते हैं कैसे। इसमें जो है तो हमारी 12 अनुसूचियां आती हैं। तो पहला हमने देखा संघ एवं राज्य। तो ये जो मूल संविधान में हमारी अनुसूचियां थी वो कितनी थी? 8 अनुसूचियां, जिसमें से पहली है ना, संघ एवं राज्य और उनका राज्य क्षेत्र, है ना। पहली अनुसूची में बताया गया है ना कि संघ और उसका राज्य और राज्य क्षेत्र क्या है। दूसरा हमने देखा प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, है ना। तो यहाँ पर दूसरी अनुसूची में दिया गया है प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। तीसरा है शपथ। तो तीसरी अनुसूची में है प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें 3 संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप नहीं है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, है ना। क्योंकि इन तीनों की शपथ के प्रारूप इनकी नियुक्ति के प्रावधानों के साथ ही वहीं पर अनुच्छेदों में दिए गए। तो इन 3 प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों को छोड़कर के अर्थात राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इन 3 प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों को छोड़ करके अन्य प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप अनुसूची 3 में दिए गए हैं। इसके बाद राज्यसभा, तो चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा की सीटों का राज्यों को वितरण, अर्थात किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य चुन करके राज्यसभा को जाएंगे, इसका निर्धारण चौथी अनुसूची में किया गया है। इसके बाद SC ST, तो यहां पर 5वीं अनुसूची में SC ST क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। इसके बाद ATM, तो ATM को यहां पर हमने थोड़ा सा संशोधित किया है ना, याद करने की दृष्टि से हमने ATM लिखा था, है ना, लेकिन वास्तविक रूप से वो क्या है, AMTM, अर्थात आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। तो 6वीं अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो ये आपका ATM हो जाता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा, है ना, शक्तियों का विभाजन। तो यहाँ पर 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन को जो है तो बताया गया है। 7वीं अनुसूची में मुख्य रूप से 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, है ना, इसमें वो विषय रखे गए हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं, है ना, और जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होता है। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें क्षेत्रीय महत्व के विषय को जो है तो बताया गया है, जिसमें जो है तो 66 विषय जो है तो दिए गए। इसके बाद समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मुख्य रूप से 52 विषय जो है तो बताए गए हैं, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा जो है तो कानून बनाया जा सकता है, जबकि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, केवल राज्यों को, ठीक। इसके बाद यहाँ पर भाषाएं, है ना, तो भाषाओं को अनुसूची 8 में जो है तो बताया गया है राजभाषाएं, है ना। तो वर्तमान में 22 राजभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं, है ना, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी। तो इस प्रकार से 22 भाषाएं जो है यहाँ पर राजभाषाओं के रूप में शामिल है। लेकिन जो मूल संविधान में जो राजभाषाएं थी उनकी संख्या 14 थी। मूल संविधान में मात्र 14 जो है तो राजभाषाएं थी, है ना। अब यहाँ पर जो 14 राजभाषाएं थी, है ना, तो उसके पश्चात इसमें कौन कौन से वर्ष में जो है तो जोड़ी गई, तो 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, 1992 में नमक अर्थात ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो 1992 में इन 3 जो है तो राजभाषाओं को जोड़ा गया। 2004 में, है ना, MBSD, है ना, MBBS होता है तो MBSD, है ना। तो MBSD से मतलब M से मैथिली, B से बोडो, S से संथाली, D से
डोंगरी। तो ये 4 भाषाएं है ना 2004 में है तो जोड़ी गई। इस प्रकार से ये 8 अनुसूचियां मूल संविधान में सम्मिलित थी। इसके बाद अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से इसमें 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची में वे विषय रखे गए जिन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसे विषय जो है यहाँ पर रखे गए है ना। वर्तमान में इस अनुसूची में रखे गए है ना अधिनियमों की कानूनों की संख्या लगभग 294 है। यहाँ पर यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई कानून बना करके 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो उस कानून को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, अर्थात वह कानून न्यायपालिका की ज्युडिशियल रिव्यू की पावर से अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर हो जाएगा। अर्थात न्यायालय ऐसे कानून की वैधता की जांच नहीं कर सकेगा। यद्यपि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 1973 के पश्चात वाले जो कानून हैं उनका ज्युडिशियल रिव्यू न्यायपालिका के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद 10वीं अनुसूची ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा सम्मिलित की गई है ना। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया, जिसमें दल बदल के संबंध में प्रावधान सम्मिलित किए गए। इसके पश्चात 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान किए गए। यहाँ पर इस प्रावधान के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के जो है तो गठन, उसकी शक्तियां, उसके उत्तरदायित्व आदि के बारे में प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यद्यपि इससे पूर्व अनुच्छेद 40 के तहत है ना आर्टिकल 40 के तहत पंचायतों के गठन के संदर्भ में संविधान में उल्लेख किया गया था, लेकिन वहाँ पर अनुच्छेद 40 में केवल संविधान के द्वारा राज्य को निर्देश दिया गया था कि पंचायतों का गठन किया जाए। लेकिन इस पर एक लंबी प्रोसेस के तहत है ना, जिसका हम पंचायती राज संस्थाओं के अध्ययन में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर एक लंबी प्रोसेस के पश्चात 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य। यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए हैं, जिस पर वह अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकता है, अपने जो है तो नियम कानून बना सकता है। इसी प्रकार से 12वीं अनुसूची इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें नगरीय निकायों के बारे में प्रावधान किया गया है ना। यहाँ पर 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें नगरीय निकायों के संबंध में प्रावधान किया गया है। यहाँ पर नगरीय निकायों के संबंध में 18 विषय का उल्लेख किया गया है, जिसके संबंध में नगरीय निकाय अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आपकी पंचायती राज संस्थाएं है ना, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत आदि
को सम्मिलित किया गया है ना। यहाँ पर 29 विषय इनको दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय, जिसमें आपके नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आदि का जो है तो विस्तार इसमें इसको सम्मिलित किया गया है ना। नगरीय निकायों को शामिल किया गया है, इसके बारे में विस्तार से प्रावधान किए गए हैं है ना, जिसको 18 सब्जेक्ट जो है तो दिए गए। तो इस प्रकार से ये 12 अनुसूचियों का संक्षिप्त परिचय हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद हम लोग एक एक अनुसूची को लेकर के इसका विस्तृत अध्ययन भी करेंगे है ना। लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और पुनः आप लोगों से यहाँ पर आग्रह करता हूँ कि इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, इसे लाइक करें, और यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।